Hello friends, welcome to Edunachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss about the combined current affairs for 3rd and 4th of June. First of all, we'll talk about 3 new caves found in Buddhist cave complex Nasik. अब जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक्सकेवेशन किया जाता है, हिस्टोरिकल साइट्स हमें मिलती हैं, वो सारा काम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। यानी कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट केव्स मिली है नासिक में, इन्हें भी किसने एक्सकेवेट किया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुरानी केव्स है। अब नासिक में ऑलरेडी कुछ फेमस केव्स हैं जिनका नाम है त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स और इन्हें पांडवलेनी केव्स भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, इट्स सो इम्पोर्टेंट। त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स और पांडवलेनी केव्स एंड लोकेशन इज इन नासिक। तो ये पहले से वहां पे है और ये जो केव्स हैं इन्हें 2nd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी का माना जाता है। अब जो नई केव्स इसी लोकेशन पे मिली हैं, ऐसा माना जा रहा है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये इन पांडवलेनी केव से भी ओल्डेस्ट हो सकती है, पुरानी हो सकती है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात की जाए बुद्धिस्ट स्कल्पचर की, तो हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर में 2 चीजें जनरली एक्सकेवेट होती हैं, एक चैत्य और दूसरे विहार। अब अगर हम चैत्य की बात करते हैं तो चैत्य बेसिकली क्या होता है? चैत्यालय वर्ड अगर आपने सुना हो तो उस चैत्यालय का मतलब होता है मंदिर। उसी तरह से चैत्य का मतलब होता है बुद्धिस्ट टाइम में जहां पे बुद्ध की प्रतिमा होती थी, जहां पे ध्यान लगाया जाता था, एक तरह से मंदिर हम कह सकते हैं, उसे चैत्य कहते हैं। और विहार की अगर हम बात करें तो जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, जो उनकी रहने की जगह होती थी, उन्हें बेसिकली विहार कहा जाता है। तो चैत्य और विहार 2 तरह के साइट्स हमें मिलते हैं बुद्धिस्ट टाइम में। बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो है वो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का काफी अच्छा उदाहरण है और ये इंडो ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है पांडवलेनी केव्स कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र में है और इन्हें त्रिरश्मि केव्स भी कहा जाता है। कितनी पुरानी है ये? 2nd सेंचुरी से 6th सेंचुरी, 2nd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी तक के बीच में माना जाता है इन्हें। सबसे पहले इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन के द्वारा और ये एक ASI प्रोटेक्टेड साइट है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड साइट है और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इमेज में आप देख सकते हैं कैसे चैत्य और विहार बुद्धिस्ट स्टाइल में बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT हैदराबाद डेवलप्स नैनो फाइबर बेस्ड एम्फोटेरिसिन B ओरल टैबलेट्स। कुछ दिन पहले हमने बात की थी ब्लैक फंगस की या म्यूकोरमायोसिस की। तो ब्लैक फंगस बेसिकली उन लोगों में देखा गया जो कि कोविड से ठीक हुए और स्टेरॉइड्स की वजह से या ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा कंजम्पशन की वजह से कुछ लोगों को ब्लैक फंगस डिसीज का सामना करना पड़ा। अब ब्लैक फंगस में यूज होने वाली जो मेडिसिन है जो उन पेशेंट्स को दी जाती है वो है एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन। अभी तक ये सिर्फ इंजेक्शन के फॉर्म में आता था, लेकिन IIT हैदराबाद ने, रिमेंबर IIT हैदराबाद ने इसे ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में भी रिलीज किया है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि ये ओरल टैबलेट्स फ्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगी, यानी कि कोई भी कंपनी इसे मैन्युफैक्चर कर सकती है। IIT हैदराबाद अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके और लोगों को दवाई की वजह से अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। तो आप याद रखिएगा एम्फोटेरिसिन B टैबलेट्स ये बेसिकली ब्लैक फंगस में यूज होने वाली दवाई है। ब्लैक फंगस को काला अजहर भी बोलते हैं और इसके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे कुछ दिनों पहले, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत अभी यहाँ पर नहीं है। नाम याद रखना है आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। इसके दूसरे वेरिएंट्स भी होते हैं जैसे कि एस्परजिलोसिस, कैंडिडाइसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस एक्सेट्रा। आइए बढ़ते हैं आगे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट मेड वैलिड फॉर लाइफ टाइम। बहुत ही खुशी की खबर है जो लोग टीचिंग एलिजिबिलिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, टेट यानी TET का एग्जाम देते हैं, उसमें एक सर्टिफिकेट रिलीज होता है जिससे टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निश्चित किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट 7 इयर्स के लिए एलिजिबल होता था, यानी कि 7 साल बाद आपका लाइसेंस
जो कि एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में है वो कैंसिल हो जाता था। तो अब ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, इसकी वैलिडिटी 7 साल में खत्म नहीं होगी। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सके, कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। तो बेसिकली टीईटी क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वालिफिकेशन एग्जाम है उन लोगों के लिए जो कि टीचिंग में अपना कैरियर देखते हैं, स्कूल टीचिंग में। टीईटी का एग्जाम 2 लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। तो जो स्टेट लेवल पे होता है उसे टीईटी बोलते हैं और जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसे सीटेट बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसे लेता है। आइए बढ़ते हैं आगे। ब्लूफिल्ड महाशीर moved out of IUCN रेड लिस्ट। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें जो भी फ्लोरा एंड फौना है उनकी कैटेगरी डिसाइड की जाती है। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि कोई भी फ्लोरा या फौना की स्पीसीज क्या एंडेंजर्ड है या उन्हें कंजर्व करने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो ये 9 कैटेगरीज में होता है। अभी तक ब्लूफिल्ड महासीर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता था। इमेज में आप देखिएगा, ब्लूफिल्ड महासीर ये एक फिश की वैरायटी है, इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन अब ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू टाटा पावर। तो टाटा ग्रुप का क्यों इसमें इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि टाटा ग्रुप ब्लूफिल्ड महासीर के कंजर्वेशन में और गोल्डन महासीर के कंजर्वेशन में लगा हुआ था पिछले 50 सालों से लोनावला रीजन में। अब ये कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी काम आई और रिजल्ट हमें ये देखने को मिले कि अब ब्लूफिल्ड महासीर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ गई है, यानी कि अब डरने की कोई बात नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है महासीर? महासीर का कॉमन नेम ज़ेनेरा टोर, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमनली इसे महासीर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये चाइना, साउथ लाओस, कंबोडिया यानी कि साउथ एशियन रीजन में काफी ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? कमर्शियली इसे फूड मतलब बहुत ही एस्टीम्ड फूड है, लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय फूड है ये ब्लूफिल्ड महाशीर, इसीलिए इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बनी रहती है और इसके कंजर्वेशन के कार्यों की वजह से अब ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ गई है। क्या कंसर्न थे बेसिकली इसके? तो पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग, हैबिटेट लॉस, ये सभी के लिए कंसर्न होते हैं। जो भी स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है या वो डेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनके लिए जो मेजर फैक्टर्स काम करते हैं, जो थ्रेटनिंग कॉज होते हैं, वो होते हैं पॉल्यूशन या फिर ओवरफिशिंग या फिर उनका हैबिटेट लॉस, जिसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डैम बन रहे हैं, माइनिंग हो रही है, काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलती रहती है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन की काफी ज्यादा नीड होती है और अगर काम अच्छा किया जाए तो वापस से रिजॉइस किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज यूएसए's ईगल एक्ट? तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, ज्यादा टिपिकली हमें नहीं समझना है कि ऊपर से निकल जाए। आप सिंपल सा मान लीजिए जैसे कि इंडिया में सभी के पास आधार कार्ड होता है, उसी तरह से यूएसए में अगर कोई रहना चाहता है जो कि फॉरेन कंट्री से, जैसे इंडिया से मैं हूं और मैं चाहती हूँ कि मैं यूएसए में जाके सेटल हो जाऊं, तो मुझे वहां पे 2 तरह की वीजा मिल सकते हैं, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। अगर टेम्परेरी वीजा होगा तो कुछ दिन में मुझे लौट के आना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं परमानेंटली वहां पे रहना चाहती हूँ तो यूएसए क्या करेगा, मुझे एक ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करेगा। उस कार्ड के बेसिस पे मुझे परमानेंट रेसिडेंट का दर्जा दे दिया जाएगा यूएसए में। अब ये जो ग्रीन कार्ड होता था ये पहले सिर्फ 7, अब क्या किया जाएगा, बेसिकली ये जो ग्रीन कार्ड्स जनरेट होते थे ये सिर्फ 7% होते थे, यानी हर एक कंट्री के सिर्फ 7% मेंबर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यूएसए में परमानेंट रेसिडेंट के लिए। तो अब इसे बढ़ा के 15% लिमिट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इंडिया जैसी कंट्री जिनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उसके लिए काफी अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए अगर कोई एक कंट्री है जिसमें इंडिया से आधी पॉपुलेशन भी नहीं है और एक कंट्री है इंडिया जिसमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, दोनों में अगर सिर्फ 7% की ही परमिशन होगी तो काफी सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स पीछे छूट जाएंगे एज कंपेयर टू अदर कंट्री। तो अब अगर ये लिमिट बढ़ा दी गई है 7% से 15%, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। रिमेंबर वन थिंग, ईगल मींस इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। और कहाँ का है ये? यूएसए का। लिमिट कितनी की गई है? 7% से बढ़ा के 15%। इंडिया को क्या फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी।
आइए बढ़ते हैं आगे। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। मिशन इनोवेशन एक्सेलरेटिंग द क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन। आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसे रोकने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए हमें क्लीन एनर्जी की तरफ स्विच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो फ्यूल्स की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, हर एक फील्ड में हमें क्लीन एनर्जी पे स्विच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, जब पेरिस में COP21 की कॉन्फ्रेंस हुई। उस समय कहा गया कि जो भी मिशन इनोवेशन के मेंबर्स होंगे, लगभग 25 मेंबर्स थे, उन सभी को 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना होगा क्लीन एनर्जी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अगर जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज है जो इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सकती हैं, तो भी हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी को शेयर करें, लोगों को प्रमोट करें, अवेयर करें, जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड क्लीन एनर्जी का प्रमोशन हो सके, ताकि हम एक पब्लिक सेक्टर में भी बूस्ट ला सके, प्राइवेट सेक्टर में भी बूस्ट ला सके, लेकिन बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ अफोर्डेबल और रिलायबल क्लीन एनर्जी के लिए सॉल्यूशंस फाइंड करना मेन मोटिव है इसका। अब इसका 2.0 नेक्स्ट लॉन्च हुआ है 2021 में और फर्स्ट था 2015 में। तो इसकी थीम क्या होगी? इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021। चिली के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है वर्चुअली। It will provide access to expertise and market insights that are required to support new technologies in order to access new markets across the world. तो बेसिकली टेक्नोलॉजीज को शेयर करना है नए मार्केट में जहां पे इसकी जरूरत है। 23 गवर्नमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इंडिया लॉन्च न्यू प्लान्स टू प्रॉम्प्ट एक्शन and spearheaded decades of innovation so that it could navigate worldwide investment in clean energy research, development and demonstration. अब ये किसका पार्ट है? पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। मिशन इनोवेशन 2.0 रिलीज हुआ है 2015 में। मिशन इनोवेशन 1 था 2015 में और ये जो 2.0 है ये 2021 में रिलीज किया गया है। कैसे टेक्नोलॉजीज हेल्प करेंगी? देखिए, जब टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी को लेकर आएगी तो इससे क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट एक्शन जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, कुछ स्पेसिफिक मिशंस में किया जाएगा। यानी कि उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी जहां पे ज्यादा जरूरी है और जहां पे क्लीन एनर्जी के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और उन सारे सेक्टर्स को पीछे रखा जाएगा अभी कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, जिनकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है या जो सेकेंडरी ऑप्शन हो सकते हैं, ताकि आने वाले 2050 तक हम ग्लोबल क्लाइमेट को रिन्यू कर सकें, रिकवर कर सकें और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट। ये भी लगभग मिलता जुलता आर्टिकल है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट लॉन्च की है 2021 से 30 तक के लिए। इसमें क्या टारगेट रखा गया है कि हमें 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को रीस्टोर करना है। कहां से रीस्टोर करना है? अभी माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 2 बिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसे रिस्टोर करते हैं, उसे वापस से फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत लेके आते हैं, तो काफी सारे बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो एनवायरमेंटल बेनिफिट होगा कि जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, इरोजन कंट्रोल और बायोडाइवर्सिटी रिच हो सकेगी। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म इनकम होगी लैंड होल्डर्स के लिए, हार्वेस्टिंग होगी, क्योंकि अगर लैंड रिस्टोर होगा तो सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं, फॉरेस्ट गुड से फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी फायदा होगा। अगर कोई लैंड एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट होता है, कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट होता है, तो फार्मर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। यानी कि जैसे जैसे ये लैंड रिकवर होता, रिस्टोर होता जाएगा, उतना ही ज्यादा लैंड होल्डर्स को फायदा होने वाला है। क्लाइमेट को क्या बेनिफिट्स होंगे? ट्रीज रिस्टोर कार्बन। आप सभी को पता होगा कि जितने ज्यादा ट्रीज होते हैं वो कार्बन को रिस्टोर कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। इससे जो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एक्सेस कार्बन है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। फ्रेश ऑक्सीजन भी हमें मिल सकती है।
तो ये सारी बेसिक इसकी बातें हैं। और वर्ल्ड इज फेसिंग ट्रिपल थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ नेचर एंड पॉल्यूशन। ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि इस रिपोर्ट में 3 चीजों पे फोकस किया है कि हमारे वर्ल्ड में 3 तरह की प्रॉब्लम्स है। एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा लॉस ऑफ नेचर और तीसरा है पॉल्यूशन। और इन सभी से निपटने के लिए ये एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन हो सकता है कि लैंड को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज भी कंट्रोल हो जाएगा, नेचर का लॉस भी कम हो जाएगा और पॉल्यूशन भी धीरे धीरे कम हो सकता है। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अब जिस 1 बिलियन डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने की बात चल रही है, वो लगभग इतना बड़ा एरिया होगा, इट कैन बी इक्वल टू द साइज ऑफ चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में एक मेजर पार्ट को रिकवर किया जा सकता है, जिसके चलते आने वाले समय में बहुत ज्यादा नेचुरल बेनिफिट्स हमें मिलेंगे और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक हमारा अच्छा कदम होगा। बात करें अगर यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन और रिवाइवल के लिए लॉन्च किया गया है इकोसिस्टम के पूरे वर्ल्ड वाइड। आगे बढ़ते हैं। SBI Economist sharply revises GDP growth estimate in financial year 2022 to 7.9%। कई दिनों से हम कंटिन्यूइटीज पढ़ रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ पहले जो बताई गई थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सभी लोग अपनी रिवाइज कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ को। तो यहाँ पे ये एसबीआई द्वारा रिलीज किया गया है और एसबीआई हमारे इंडिया का एक मेजर बैंक है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसबीआई ने पहले इसे 10.4% बताया था। रिमेंबर, पहले 10.4% बताया था और अभी 7.9% कर दिया है, क्योंकि सेकेंड वेव आ गई है कोविड की। तो यहाँ पे आप देखिए एसबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसे डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी बोल रहे हैं। डब्ल्यू से आप समझ सकते हैं कि 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ, यानी कि अभी हमने देखा था मार्च 2020 के टाइम पे एक बार कोविड आया, फिर अभी हमने देखा मार्च 21 फिर से कोविड आया, तो 2 बार हमारी जीडीपी डाउनवर्ड्स मूव कर गई है। तो पहले ये वी शेप्ड था, यानी एक बार जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो एक बार डाउनफॉल देखा गया था जीडीपी में, लेकिन अब डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है, यानी कि वापस से डाउनफॉल देखा गया है और अब जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी वापस हमारी जीडीपी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से ये डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी एसबीआई ने बताई है। एसबीआई की बात करें तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इट इज 43rd लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। रिमेंबर, 43rd लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूडीज प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 9.3%। मूडीज का क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, मूडी जो कंपनी है ना, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स को रेटिंग कंट्रीज को रेटिंग देती है और इन्वेस्टर्स इसकी रेटिंग के बेसिस पे किसी भी कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मूडी ने इंडिया को अभी रेटिंग दी है BAA3, जो कि एक नेगेटिव आउटलुक है। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी कम हुई है काफी ज्यादा। 21-22 में ये 9.3% थी और आने वाले समय में इसे 7.9% बताया जा रहा है मूडी के द्वारा। तो अब इसके बेसिस पे BAA3 की लोएस्ट रैंकिंग की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो काफी कम हो सकता है, क्योंकि मूडी की रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो होती हैं, जो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, वो इसी की रैंकिंग को देख के इन्वेस्ट करती हैं। अब मूडी कंपनी किसकी है? ये फाउंड की गई थी बेसिकली, मूडी कंपनी किसकी है? ये फाउंड की गई थी बेसिकली जॉन मूडी के द्वारा 1909 में, टू प्रोड्यूस मैनुअल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड बॉन्ड रेटिंग। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल जो आंकड़े होते हैं वो प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे कितने % ग्रोथ हो रही है, कितने % डाउनफॉल हो रहा है, कौन सा मार्केट अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए, ये सारी चीजें बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। अब डून एंड ब्रैडस्ट्रीट ने 1962 में इसे एक्वायर कर लिया था, जबकि बनाया किसने था? जॉन मूडी ने। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडियन रेलवेज RDSO becomes first institution to be declared SDO। सब कुछ ऊपर से निकल रहा होगा, व्हाट इज RDSO, व्हाट इज SDO? Let's discuss. RDSO means Research Design and Standards Organization.
ये क्या है? ये अभी अभी नेशन का मतलब इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन गया है जिसे स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। किस स्कीम के अंदर? वन नेशन वन स्टैंडर्ड। किसने किया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। क्या है ये? इंडियन रेलवे की रिसर्च विंग है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO। ठीक है, तो ये रिसर्च विंग है, रेलवे मिनिस्ट्रीज के अंदर आएगी क्योंकि इंडियन रेलवेज की रिसर्च विंग है। अब इसे अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने SDO घोषित कर दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज के लिए रेलवेज में, ये सभी इसके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, यानी इन सभी पैरामीटर्स पे ये खरा उतरा है। तो काफी अच्छी बात है इंडियन रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए कि रिसर्च में इतना अच्छा काम हो रहा है। अगर हम बात करें BIS की, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम की। ओके, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये लॉन्च करता है। लॉन्च किया गया था इस स्कीम को 2019 में। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? टू डेवलप वन टेम्पलेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस हो, उसे एक लेवल पे यानी एक नेशन में एक नाम से जाना जाए। अगर हम बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में इसकी बात करते हैं तो वो ब्रांड इंडिया के नाम से जाना जाए, ना कि हर एक स्टेट हर एक रीजन का अलग अलग ब्रांड हो। पूरे नेशनल लेवल पे उसकी पहचान होनी चाहिए, हमारे देश में भी और बाहर दूसरे देशों में भी। RDSO की RSDO की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस और रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक सिंगल यूनिट बना दिया गया था 1957 में, और उसका नाम रखा गया रिसर्च RSDO। ठीक है, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो किन दोनों को मिलाया गया? CSO को और RTRC को। कब? 1957 में। और ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है ये किसी भी बॉडी के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इसे बनाया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 में, जो कि फॉलो होना इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ 23 दिसंबर 1986 से। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट होगी, 23 दिसंबर 1986 BIS के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पैट्रिक एमोथ अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इससे पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन, ये चेयरमैन थे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, लेकिन 2 जून को इन्होंने अपना कार्यकाल खत्म किया और अब डॉक्टर पैट्रिक एमोथ नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। तो आपको याद रखना है डॉक्टर पैट्रिक एमोथ न्यू डायरेक्टर है, इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। आइए आगे बढ़ते हैं। Justice Arun Kumar Mishra to take charge as National Human Rights Commission। ये रिटायर्ड जस्टिस है अरुण कुमार मिश्रा। किसके हेड बने हैं ये? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो अरुण कुमार मिश्रा लॉयर थे 1978 में, और यंगेस्ट चेयरपर्सन भी इन्हें इलेक्ट किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 1998-99 के समय में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ये अक्टूबर 1999 में, and later he was served as Chief Justice of Rajasthan High Court and Calcutta High Court before being elevated to Supreme Court on July 7, 2014। तो काफी अच्छा इनका करियर रहा। अभी फिलहाल इन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेड चूज किया गया है। अगर आपको बता दें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है,
रिमेंबर स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। इसे 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडीज जिन्हें पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है जरूरत पड़ने पर। तो ये डेट याद रखिएगा आप, इसे बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ह्यूमन राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दी गई हैं। लेकिन अगर इनका हनन होता है तो इंसान कहाँ जाएगा? तो हम जा सकते हैं एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। इसके पास कोर्ट की तरह सारे अधिकार होते हैं और हम एनएचआरसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर हमारे किसी भी राइट को वायलेट किया जाता है तो। इसके चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी ये है। यहाँ पे 8 चेयरमैन और 7 अदर मेंबर्स होते हैं, यानी कि टोटल 8 मेंबर्स यहाँ पे हो जाएंगे। हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली, इंडिया में। आगे बात करते हैं वेटरन इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट तेजिंदर सिंह पासेस अवे। तेजिंदर सिंह काफी फेमस जर्नलिस्ट है जो कि व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट के फाउंडर और एडिटर हैं इंडिया अमेरिका टुडे के। इनका अभी अभी देहांत हो गया है मई 29 को यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में ये इन्होंने अपना इंडिया अमेरिका टुडे बनाया था। He was also the vice president for Asian American Journalist Association. Remember, it's the most important fact. He was also the vice president for Asian American Journalist Association. Next we'll talk about World Bicycle Day was celebrated on 3rd June. आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से क्लीन एनर्जी के लिए पूरे वर्ल्ड में काम किया जा रहा है। तो बाइसिकल भी एक तरह से क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सकता है। कैसे? अगर हम फ्यूल्स वाले ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं तो काफी ज्यादा कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जबकि बाइसिकल एक क्लीन फ्यूल का ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है। तो बाइसिकल को प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कब से? अप्रैल 2018 से ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं आगे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाया गया, डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। क्यों किया गया? कोई भी दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके उन चिल्ड्रंस के खिलाफ, उन चिल्ड्रंस के लिए जिनके खिलाफ एग्रेशन होता है, जो कि विक्टिम है एग्रेशन के, उन सभी को बचाने के लिए, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो रिमेंबर, ये दिन 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेम है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। So this is it for today. Thank you so much. We will back soon.